नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं अनुज शर्मा और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वाह छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात अनुज शर्मा के साथ। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी कहानियां जो शायद आपने ना सुनी हो। बिलासपुर स्टेशन बदल हबे गाड़ी ताड़ा ताड़ी नामते होलो 6 घंटा काल थामते होला यात्रीशालाएं। आप सोच रहे होंगे कि वाह छत्तीसगढ़ में बांग्ला कविता की पंक्तियां कैसे। आज का अंक, आज का एपिसोड इसी कविता पर आधारित है। सबसे पहले मैं आपको इन पंक्तियों का अनुवाद बता दूं। बिलासपुर स्टेशन पर बदलनी है गाड़ी, जल्दी उतरना पड़ा, मुसाफिर खाने में 6 घंटे है ठहरना। दरअसल इस कविता में बिलासपुर का जिक्र आया और आपको ये पता चल ही गया होगा कि हम इसी पे केंद्रित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उन्होंने न सिर्फ बांग्ला, भारतीय बल्कि विश्व साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो कि एक कवि, एक कहानीकार, एक नाटककार, एक संगीतकार, एक चित्रकार, एक राष्ट्रवादी थे। जी हां, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन के सीमित काल में असीमित सफलता अर्जित की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भारत ही नहीं, एशिया के पहले साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विजेता थे। और एशिया ही नहीं, वो पहले गैर यूरोपियन भी थे। तो क्या रिश्ता है और ऐसा क्या खास रिश्ता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का छत्तीसगढ़ से? ऐसी कौन सी बात है? तो आइए देखते हैं उनका रिश्ता छत्तीसगढ़ से। वाह छत्तीसगढ़ में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश और हम सब जानते हैं जनगण मन भारत। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि 1938 में उन्होंने एक कविता लिखी थी जिस पर आधारित है श्रीलंका का राष्ट्रगान, जो उनके एक शिष्य ने बनाया था। इतने बड़े साहित्यकार जिनको अंग्रेजों ने भी सम्मानित किया था, आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिनको प्यार से रब्बी बुलाया करते थे, हम उस रविंद्रनाथ टैगोर की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बेला के पिता रवि ठाकुर की। आज हम बात करेंगे मृणालिनी के पति रवि ठाकुर की। तो कहानी शुरू करते हैं रवि ठाकुर की शादी से। टैगोर स्टेट में काम करते थे बेनी माधव राय चौधरी और उनकी बेटी थी भवतारिणी। भवतारिणी 10-12 साल की थी और रवि ठाकुर 22 साल के जब उनकी शादी हुई। शादी के बाद जब ठाकुर बाड़ी आई तो रवि ठाकुर ने उसे नाम दिया मृणालिनी। नलिनी बुलाया करते थे रवि ठाकुर किसी। जब रवि ठाकुर देश से बाहर पढ़ने के लिए जाने वाले थे तो उनके बड़े भाई ने उन्हें मुंबई भेजा था, तब के बंबई, अंग्रेजी और अंग्रेजी तहजीब से 2-4 करने के लिए, यानी वहां उसका ज्ञान लेने के लिए। तब मुलाकात हुई थी अन्नपूर्णा तुर्खुद से। तो उन्होंने भवतारिणी का नाम रख दिया मृणालिनी और रवि ठाकुर प्यार से मृणालिनी को बीनू भी बुलाया करते थे। पति और पत्नी के बीच अच्छा सामंजस्य था। ऐसा कहते हैं कि जब शांति निकेतन का निर्माण करा रहे थे रवि ठाकुर और वहां पर पैसों का अभाव हो गया, जब शांति निकेतन का निर्माण रुक गया था, तब बीनू ने अपने जेवर बेचकर शांति निकेतन के निर्माण का कार्य रुकने नहीं दिया था। दोनों के 5 बच्चे हुए, 3 बेटियां और 2 बेटे। उनके 5वें बेटे शमिंद्रनाथ के जन्म के बाद बीनू बीमार रहने लगी। लगातार बीमार रहने के कारण जब जांच कराया गया तो पता चला कि बीनू को टीबी है। टीबी तब लाइलाज बीमारी हुआ करती थी जिसका कोई इलाज न था। अंग्रेजी शासन ने हिंदुस्तान में 3 जगहों पर सैनिटोरियम बनाए थे टीबी के इलाज के लिए, शिमला, पौंडीचेरी और छत्तीसगढ़ के पिंडरा रोड में। जब यहां के बारे में रवि ठाकुर को पता चला और डॉक्टरों ने कहा कि हवा पानी बदलनी होगी, तब फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी का इलाज कराने किसी सैनिटोरियम में जाएंगे। सितंबर का महीना था सन 1902।
रवि ठाकुर अपनी पत्नी बीनू को लेकर कोलकाता से हावड़ा पहुंचे और रेलगाड़ी में बैठकर रवाना हुए बिलासपुर के लिए। संयुक्त परिवार में रहने वाली बीनू जीवन में पहली बार सिर्फ अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी। न परिवार, न समाज, न बच्चे। इस बात की बीनू को बड़ी खुशी भी थी, क्योंकि ऐसा पहला मौका था उसके जीवन में जब सिर्फ पति और पत्नी एक साथ रहती। बीनू के बीमार शरीर में भी जो खुशी थी वो देखते बन रही थी। वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहती थी। वो हर किसी की मदद करना चाहती थी। उसके पास जो भी पैसे होते थे, भिखारी आता था उसे दे देती थी। उसे हर चीज़ खूबसूरत दिखाई देने लगी सिर्फ इस सफ़र के दौरान। रवि ठाकुर और बीनू बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर से पेंड्रा रोड जाने के लिए उन्हें 6 घंटे यात्रीशाला में आराम करना था। जो पंक्तियां मैंने आपको सबसे पहले सुनाई थी, ये पंक्तियां वही पंक्तियां जो रवि ठाकुर ने लिखी थी बिलासपुर के विषय में। तो 6 घंटे विश्राम करना था। रवि ठाकुर ने मृणालिनी के लिए यात्रीशाला में, प्रतीक्षालय में उनके लिए बिस्तर लगाया और उन्हें आराम करने दिया, और खुद एक अंग्रेजी उपन्यास पकड़े और पढ़ने लगे। बहुत सारी यात्री गाड़ियाँ और मालगाड़ियाँ आती रहीं, जाती रहीं। वक्त गुजरता रहा। 3 घंटे गुजर गए, पता ही नहीं चला। 3 घंटे बाद अचानक बीनू ने यात्रीशाला के दरवाजे पे खड़े होकर इन्हें बुलाया और कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंदर आए रवि। जैसे ही अंदर आए तो उन्होंने देखा कि एक महिला खड़ी है जिसने उनको प्रणाम किया। और फिर बीनू ने बोला, ये रुक्मणी है। रुक्मणी की 7 एकड़ ज़मीन थी। इसका पति कुली है, लेकिन पिछले सालों में पड़े अकाल की वजह से इनको भागकर यहाँ आना पड़ा अपने जमींदार के डर से। तो फिर विस्तार में जब बीनू रुक्मणी की कहानी बताने लगी तो रवि ठाकुर बोले, अरे भाई, अगर तुम इसकी कहानी इतने विस्तार से बताओगी तब तो हमारी गाड़ी जो आने वाली वो छूट जाएगी। तो बीनू नाराज़ हो गई। बोली, आपको कहीं दफ्तर जाना है और किसी ज़रूरी काम से जाना है, आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। और फिर बीनू रुक्मणी के बारे में सब कुछ बताने लगी कि उसका पति झमरू एक कुली है। और रवि ठाकुर जानते थे कि ऐसी कहानियों का अंत क्या होता है। अंत में बीनू ने रवि ठाकुर को बताया कि रुक्मणी की बेटी की शादी करनी है और उस शादी के लिए 25 रुपयों की ज़रूरत है। तो आप ऐसा करिए, आप रुक्मणी को 25 रुपये दे दीजिए ताकि उसकी बेटी की शादी हो जाए। रुक्मणी की कहानी सुनते सुनते रवि ठाकुर तो अपने उपन्यास और उन सारी बातों को भूल ही चुके थे, और वो ये जानते भी थे कि ऐसी कहानियों का अंत इसी तरह से होता है। तो रवि ठाकुर ने कहा कि मेरे पास छुट्टे नहीं हैं, मेरे पास तो 100 रुपये का नोट है। तो बीनू ने कहा कि नहीं, आपको इसे 25 रुपये देने होंगे। तो रवि ठाकुर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ और इस 100 के नोट का चिल्लर करा के मैं रुक्मणी को पैसे दे देता हूँ। रुक्मणी के साथ रवि ठाकुर यात्री प्रतीक्षालय से बाहर आए और रुक्मणी से कहा उन्होंने कि यात्रीशाला में आए यात्रियों को लूटती हो, मैं तुम्हारी शिकायत करता हूँ स्टेशन मास्टर से और देखता हूँ तुम यहाँ कैसे काम करती हो। रुक्मणी रोने लगी, उनके पैरों पर गिर गई और रवि ठाकुर ने रुक्मणी को 2 रुपए देकर विदा कर दिया। रुक्मणी के जाने के बाद रवि ठाकुर वापस बीनू के पास प्रतीक्षालय में आए तो बीनू ने पूछा, आपने रुक्मणी को पैसे दे दिए? तो रवि ठाकुर ने कहा, हाँ, मैंने उसे 25 रुपए दे दिए। झूठ कहा था रवि ठाकुर ने बीनू से। बातों ही बातों में वक्त गुजर गया और पेंड्रा के लिए गाड़ी आई। 4-5 घंटे का सफर था। पेंड्रा रोड स्टेशन पे उतरने के बाद सेनेटोरियम के लिए रवाना हुए रवि ठाकुर और बीनू। पेंड्रा रोड गौरेला के स्वास्थ्यवर्धक वातावरण
में सेनेटोरियम में बीनू का इलाज शुरू हुआ। सेनेटोरियम के बाहर ही एक बरगद का पेड़ था जहां रवि ठाकुर बैठ के कुछ लिखा करते थे। इलाज चलता रहा, लेकिन बीनू बड़ी खुश थी। बीनू को खुशी इसी बात की थी कि वो जिन लोगों की भी मदद करना चाह रही वो मदद कर पा रही, और कहीं ना कहीं रुक्मणी को किए गए मदद की खुशी और संतोष भी बीनू के मन में था। पहली बार मौका मिला था कि बीनू और रवि ठाकुर एक साथ थे, क्योंकि ये ऐसा मौका था बीनू के लिए जिसमें रवि सिर्फ बीनू के रवि थे। इलाज चलता रहा। ऐसा कहते हैं कि 50 दिनों तक बीनू का इलाज चला सेनेटोरियम में, लेकिन इलाज विफल रहा और 23 नवंबर सन 1902 को बीनू का निधन हो गया। रवि ठाकुर ने बीनू को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था इस इलाज के दौरान, और ये बातें बीनू को बड़े अंदर तक प्रभावित कर गई थी। बीनू को ऐसा लग रहा था कि बीनू जो चाहती थी रवि सब वही कर रहे हैं, और जाते जाते भी बीनू ने रवि से कहा था कि चाहे मैं कुछ भी भूल जाऊं, जीवन के ये 2 महीने कभी नहीं भूलूंगी। अपने इन 2 महीनों में इतनी खुशी आपने मुझे दी है कि इनकी स्मृतियों को मैं सिंदूर की तरह अपने माथे पर धारण करके सबसे भाग्यशाली पत्नी बन के ले जा रही हूं इस दुनिया से। रवि ने बहुत सारी खुशियां दी थी बीनू को, लेकिन रवि ये जानते थे कि इन 2 महीनों की बीनू की खुशियों में एक धोखा भी शामिल था, एक छल भी शामिल था, एक फांकी भी शामिल थी। बीनू तो इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन वो ये कभी नहीं जान पाई कि रवि ठाकुर ने उन्हें धोखा दिया था, एक 25 रुपए का धोखा दिया था। तो कहीं ना कहीं रवि ठाकुर के अपने मन में इस बात की बड़ी ग्लानि थी। अब वो रुक्मणी से मिलने के लिए बेचैन थे। अगर ये बात रवि ठाकुर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1918 में प्रकाशित अपनी कविता फांकी में ना लिखी होती तो शायद दुनिया उनके इस बात से अवगत भी नहीं हो पाती। बहरहाल रवि ठाकुर बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर पहुंचकर उन्होंने रुक्मणी को ढूंढा। रेलवे स्टेशन में गए, वहाँ के कर्मचारियों से पूछा कि भैया आप रुक्मणी को जानते हैं? तो लोगों ने कहा कि कौन रुक्मणी? तो फिर उन्होंने पूछा, उनके पति का उनको नाम ध्यान में आया, और उन्होंने पूछा झमरू की पत्नी झमरू कुली को जानते हैं? बोले हाँ झमरू कुली, लेकिन वो लोग तो 1 महीने पहले ही शायद दार्जिलिंग चले गए कमाने खाने। अब तो रवि ठाकुर रुक्मणी को अपने मन में जो बोझ था उसे शांत करने के लिए 25 रुपए क्या 1 लाख रुपए भी दे सकते थे, क्योंकि उनके मन का बोझ ज्यादा बड़ा था उनके लिए। ये पश्चाताप, ये प्रायश्चित करने का उन्हें अवसर नहीं मिला, ना रुक्मणी मिली, ना प्रायश्चित का मौका। इस बार बिलासपुर में रवि ठाकुर अकेले भी थे। ऐसा कहते हैं कि रवि ठाकुर की पत्नी बीनू का देहांत पिंडरा रोड में हुआ था, ऐसा पिंडरा रोड के लोगों का मानना है, और कहते हैं कि उनका एक समाधि स्थल भी था। लेकिन जब हम रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी को पढ़ते हैं या उनके बारे में और जानकारियां इकट्ठा करते हैं, तो ये पता चलता है कि बीनू की मौत शांति निकेतन में हुई थी, और उनकी अंतिम यात्रा जो है शांति निकेतन से उनके कलकत्ता आवास तक आई थी। खैर, हम इस बात पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन रवि ठाकुर ने अपनी कविता फांकी में इन सारी बातों को व्यक्त किया है। एक कवि बड़ा संवेदनशील होता है, और किसी बात को जिस बारीकी से, जिस संवेदनशीलता से वो देखता और सोचता है, वही बात उसे आम लोगों से अलग बनाती है। और कहीं ना कहीं रवि ठाकुर के मन में इस बात का दुख था, इस बात की फांस थी कि उन्होंने अपनी पत्नी के अंतिम दिनों में भी उनसे एक झूठ बोला था, और उसे उन्होंने व्यक्त किया अपनी कविता फांकी के माध्यम से। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आज भी फांकी कविता का ये अंश गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की
के चित्र के साथ, उनके स्केच के साथ लगा हुआ है, जिसे आप बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं। पेंड्रा रोड में चिकित्सालय जो सेनेटोरियम है, वहाँ एक भवन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित किया गया है। वो बरगद का पेड़ आज भी है पेंड्रा रोड में, सेनेटोरियम आज भी है। एक कलाकार, एक साहित्यकार की संवेदनशीलता कैसी होती है, उसके मन में, उनके अंतर मन में किन बातों का कितना प्रभाव होता है, इसका एक बेहतरीन नमूना है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता फांकी, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ से संबंधित अपनी यादों को लेकर लिखा था, अपनी पत्नी की यादों को लेकर लिखा था। लेकिन एक बात ज़रूर कॉन्ट्राडिक्ट करती है, वो थोड़ी विरोधाभासी लगती है, क्योंकि इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर ये बोलते हैं कि इस बार बिलासपुर में मैं अकेला था, और वो भी बात करते हैं 2 महीने बाद आने की। तो मुझे लगता है कि अगर रवि ठाकुर इस बार अकेले थे तो शायद दीनू का निधन पेंड्रा रोड में ही हुआ था। ये जांच का विषय, अगर आपको कोई जानकारी मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे Facebook पेज को आप लाइक करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ऐसी अनसुनी कहानियों को आप तक लेके आना हमारा उद्देश्य है। वाह छत्तीसगढ़ में, क्योंकि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ये जयंती 7 मई को होती है, इसलिए हमने ये वाला अंक उन्हें समर्पित किया। फिर अगले अंक में कोई अच्छी सी कहानी आप सभी के लिए लेके आएंगे। वाह छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की बात अनुज शर्मा के साथ। आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक नमस्कार, जय जोहार।